हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो का टॉपिक होगा, इस वीडियो में आज हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानेंगे। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो है, ये भारतीय इतिहास में एक सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक को इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो इसके फैसले थे वो असफल सिद्ध हुए। ना केवल एक बुद्धिमान और एक योग्य शासक था, एक दिल्ली का सुल्तान था ये, बल्कि इसको इसके उन फैसलों से याद किया जाता है जो इसके असफल सिद्ध हुए। ठीक है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। और जो बच्चे डी ट्रिपल एस बी की, एनवीएस, केवीएस या पीजीटी पोस्ट में लेक्चरार की या पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। क्योंकि अक्सर मोहम्मद बिन तुगलक से सवाल आते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में हम ना केवल मोहम्मद बिन तुगलक के जीवन के बारे में जानेंगे, बल्कि उसके उन फैसलों के बारे में जानेंगे जो असफल सिद्ध हुए। साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासन और कई सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड है साथियों, ये है ये है साल 1325 से 1351 ईस्वी तक का। ठीक है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का समय पीरियड, इसका समय काल क्या था। ठीक है। तो 1325 से लेकर 1351 तक ये दिल्ली का सुल्तान रहा। ठीक। आगे अगर इसकी बात करते हैं हम, तो यहां पर देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, इसकी उपाधि क्या थी? इसकी उपाधि थी जोना खान। ठीक है। ये जोना खान इसकी उपाधि थी। ठीक है। ये अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो 1325 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, यानी इसके जो पिता थे गयासुद्दीन तुगलक, इनकी मृत्यु हो जाती है 1325 में, और 1325 में इनकी मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठता है। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक भी जो है, ये तुगलक वंश का एक इंपॉर्टेंट शासक था। ठीक है। और ये भी दिल्ली का सुल्तान था। अगर मैं गयासुद्दीन तुगलक की बात करूं तो कई बार इसका टाइम पीरियड भी पूछ लिया जाता है। तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 1320 से लेकर 1325 तक इसका टाइम पीरियड था। तो 1325 में जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, यानी दिल्ली का सुल्तान बनता है। और मोहम्मद बिन तुगलक की जो उपाधि थी वो थी जौना खान। ठीक। चलिए अब आगे देखिए, अगर तुगलक वंशों में इंपॉर्टेंट कौन कौन से शासक थे, कौन कौन से प्रमुख शासक थे, तो सबसे पहले जैसे हमने बात की गयासुद्दीन तुगलक की, है ना। गयासुद्दीन तुगलक जो था, इसको गाजी मलिक के भी नाम से जाना जाता है। गाजी मलिक, इसको गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। क्योंकि इसने मंगोलों के आक्रमणों को विफल किया था। ठीक है। तो इसीलिए इसे गाजी मलिक भी बोलते हैं। उसके बाद इसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक यानी जोना खान, और मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हो जाती है साल 1351 के अंदर, 1351 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसकी मृत्यु के बाद इसी के चाचा का बेटा यानी फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है। ठीक है। तो ये तीनों ही तुगलक वंश के बेहद इंपॉर्टेंट शासक हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। ठीक। तो आगे अगर हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, कहां से पता चलता है, तो एक यात्री है जिसका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है, ये एक मोरक्को से आने वाला एक मोरक्को मोरक्को का एक मोरक्को का एक यात्री है। ठीक है। तो मोरक्को से आने वाला, मोरक्को एक देश है जहां से आता है अफ्रीकी अरब यात्री इब्न बतूता। तो इसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, जब ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आता है, तो ये उसके टाइम पीरियड में होने वाले जो व्यवस्था थी, या उसके टाइम पीरियड में जो भी शासन की व्यवस्था थी, या उसके टाइम पीरियड में जो भी भारत में लोग रह रहे थे, उनके जीवन के ऊपर जो है ये विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। तो इब्न बतूता की एक किताब है जिसका नाम है रहला। रहला। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं दूसरे शब्दों में सफरनामा। ठीक। तो रहला यानी सफरनामा में ये दिल्ली के लोगों के जीवन के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक की शासन व्यवस्था के बारे में बड़े विस्तार पूर्वक जो है तरीके से ये उसका वर्णन करता है। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है, ये इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी अपॉइंट करता है। ठीक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली का काजी मोहम्मद बिन तुगलक किसे अपॉइंट करता है? वो इब्न बतूता को करता है, साल 1342 के आसपास। ठीक। चलिए अब आगे देखिए, यहां पर बताता है इब्न बतूता क्या कहता है। इब्न बतूता के अनुसार गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद में स्वर्ण जड़ित ईंटों से महल बनवाया। ठीक है। ये सारी चीजें इब्न बतूता जो है अपनी किताब रहला में बड़े विस्तार पूर्वक रूप से लिखता है। ठीक।
आगे अगर मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व की बात करते हैं कि इसका व्यक्तित्व कैसा था, ये पर्सनैलिटी कैसी इसकी पर्सनैलिटी थी, तो तुगलक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका धर्म और दर्शन पर जो है जिसका काफी असर था और इसको काफी नॉलेज थी धर्म और दर्शन की। तार्किक और बुद्धिमान शासक था ये मोहम्मद बिन तुगलक। ये मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा सुल्तान था जिसने हिंदुओं के प्रसिद्ध त्योहार, हिंदुओं का जो प्रसिद्ध त्योहार है होली, होली में ये भाग लेने वाला पहला राजा था। ठीक है, दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने हिंदुओं के होली मुख्य त्योहार होली में भाग लिया था। ठीक है, आगे कहता है कि इसके उसके अनेक विचार जो थे वो दूरदर्शी थे, तो ये काफी दूर की सोच रखने वाला था। ठीक है, इसने कई सारी चीजें अपने योजनाएं बनाई लेकिन वो सफलतापूर्वक उनको लागू नहीं कर सका। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था एक बुद्धिमान और तार्किक क्षमता रखने वाला शासक था, काफी दूरदर्शी था, परंतु कुछ चीजें जो थी वो इसके कंट्रोल से बाहर थी। इसने कुछ फैसले लिए लेकिन वो सही साबित नहीं हो पाए। ठीक, इसका एक प्रसिद्ध कथन होता है साथियों, इसका क्या कथन है, ये बताता है, इसकी ये लाइनें हैं जो इब्न बतूता जिनके बारे में बताता है कि मेरा साम्राज्य जो है वो रोगग्रस्त हो गया है, यह किसी भी उपचार से ठीक नहीं होता है। ये इसने तब बात कही थी जब इसके साम्राज्य में, जब इसके शासन काल में जो है विद्रोह हो जाते हैं, जब मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में विद्रोह हो जाते हैं, इसके अगेंस्ट में, इसके विपरीत विद्रोह हो जाते हैं अलग अलग सूबों में, तब मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये बात कहता है कि मेरा साम्राज्य रोगग्रस्त हो गया है और ये किसी उपचार से ठीक नहीं होता। ठीक है, आगे इसके प्रशासनिक और सामाजिक कार्य की अगर हम बात करते हैं, क्या कहते हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, धार्मिक और न्यायिक मामलों में उलेमा वर्ग का प्रभाव इसने कम किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है ये इसने उलेमाओं के वर्ग का वर्चस्व को कम किया, धार्मिक और न्यायिक मामलों में ये उलेमाओं के प्रभाव को इसने धीरे धीरे क्या है कम कर दिया। ठीक, नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने का इसका प्रयास था। ठीक है, कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वो स्थापित करना चाहता था। इसके दरबार में जैन विद्वान जिन प्रभा सूरी और राजशेखर जो थे, इसको इन दोनों जो जैन विद्वानों का इसने बड़ा जो है संरक्षण दिया और उनका स्वागत किया। तो आपसे पूछ सकता है कि जैन विद्वान जिन प्रभा सूरी और राजशेखर जो थे वो किसके टाइम पीरियड में दिल्ली में आए थे, या किसने इसका उनका जो है संरक्षण दिया, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था जिन्होंने जिन प्रभा सूरी और राजशेखर को संरक्षण दिया था। आगे, सती प्रथा को रोकने वाला ये दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने सती प्रथा के ऊपर जो है रोकने का उसको प्रयास किया। दिल्ली के सुल्तानों में पहला शासक था जिसने होली उत्सव में भाग लिया, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि होली के उत्सव में भाग लेने वाला पहला दिल्ली का शासक था। ठीक है, ये किसी तरह से कोई भी भेदभाव हिंदू मुस्लिम में नहीं करता था और ये एक मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना चाहता था और हिंदुओं के त्योहारों में ये भाग लिया करता था। ठीक, तो इसके जो कुछ प्रयोग थे, जो इसकी योजनाएं थी, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख प्रयोग क्या थे, जैसे पहला इसका था राजधानी परिवर्तन। ठीक है, तो राजधानी जो इसने परिवर्तन की दिल्ली से दौलताबाद, तो दिल्ली से दौलताबाद का जो डिस्टेंस है वो लगभग 1500 किलोमीटर का है। ठीक है, तो इसने दक्षिण भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद ले गया। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था, तो दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करना, ताकि ये साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत से अपना नियंत्रण जो है साउथ के राज्यों पर बेहतर तरीके से कर सके, इसीलिए इसने राजधानी को ट्रांसफर किया। ठीक, आगे देखते हैं, राजधानी को दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद स्थानांतरित किया। तो देवगिरी जो थी इसी का नाम इसने दौलताबाद रखा और राजधानी को दौलताबाद ले गया। देवगिरी का नया नाम दौलताबाद रखा गया। दिल्ली से दौलताबाद तक सड़कें बनवाई और यात्रियों के लिए जो है इसने सराय बनवाई, ताकि किसी तरह से कोई भी दिल्ली की यात्री जो दिल्ली से दौलताबाद गए उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इन यात्रियों के लिए इसने सड़कों पर सराय बनवाई। ठीक है, और देखिए लगभग जो दिल्ली से दौलताबाद की जो दूरी थी वो 1500 किलोमीटर से भी अधिक थी। तो परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि जनता को अत्यधिक कष्ट हुआ और योजना असफल रह गई, क्योंकि बहुत सी जनता जो थी वो रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई। ठीक है, मर गई, जिसकी वजह से ये योजना जो राजधानी को स्थानांतरित करने की थी ये सफल नहीं हो पाई। ठीक, तो ये इसकी योजना असफल रह गई राजधानी को स्थानांतरित करने की। अगली जो इसकी योजना थी वो क्या थी, वो थी प्रतीक मुद्रा यानी टोकन करेंसी। कारण, 14वीं शताब्दी में चांदी की कमी हो गई थी। ठीक है, 14वीं शताब्दी में चांदी की कमी हो गई थी, इसीलिए इसने चांदी के जो सिक्के थे, यानी इसने कांसे के सिक्कों को चांदी के टंकों के मूल्य के बराबर मूल्य दिया। तो इसने कांसे के सिक्के जो थे
उनको डलवाना शुरू किया, क्योंकि चांदी की धीरे धीरे कमी हो गई थी, और उन कांसे के सिक्कों को चांदी के सिक्कों के बराबर जो है उनको वैल्यू दी, उनको मूल्य दिया। इससे पहले ये टोकन करेंसी से का जो कार्य है, मोहम्मद बिन तुगलक से पहले चीन के शासक कबूलई खान और ईरान के गजन खान जो है प्रतीक मुद्रा का जो है प्रयोग कर चुके थे। ठीक, तो अगर हम इसके परिणाम की बात करते हैं कि जो ये प्रतीक मुद्रा टोकन करेंसी जो ये लेकर आया, ये योजना जो मोहम्मद बिन तुगलक लेकर आया, उसका परिणाम क्या हुआ, तो उसके परिणाम में देखिए यहाँ क्या लिखा है कि लोगों ने नकली सिक्कों को जो है ये ढालना शुरू कर दिया। यानी जो दिल्ली के जो कुछ लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कांसे के नकली जो है सिक्के बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, और जो ये टोकन करेंसी वाली जो इसकी योजना थी ये क्या हो गई, ये फेल हो गई। सुल्तान ने कांसे के सिक्कों के बदले चांदी के सिक्के जो है वो उसको वापस देने पड़े। मतलब इसने कांसे के सिक्के जब बोला कि भाई कांसे के सिक्के वापस दो, तो लोगों ने नकली कांसे के सिक्के जो है सुल्तान को वापस दे दिए, और सुल्तान ने जो है उसके बदले चांदी के सिक्के जो है उनको वापस करे। तो इस तरीके से सुल्तान के जो राजकोष में नकली कांसे के सिक्कों का एक ढेर लग गया। ठीक है, और इसकी योजना जो है वो असफल सिद्ध हो गई। ठीक, तो इसके बाद दूसरा इसका जो योजना थी वो क्या थी, वो थी खुरासान योजना। ठीक, उद्देश्य क्या था इसका, मध्य एशिया के खुरासान पर विजय प्राप्त करना। इसने क्या किया, इसने एक बहुत बड़ी सेना भी तैयार की, लेकिन अभियान शुरू ही नहीं हो सका और ये योजना भी इसकी क्या हो गई, फेल हो गई। तो ये एक तरीके से आपसे क्रम पूछ सकता है कि भैया बताइए कि इसकी योजनाओं का क्या क्रम था। तो सबसे पहले इसने राजधानी का ट्रांसफर किया, उसके बाद इसने टोकन करेंसी ये लेके आया, उसके बाद इसने खुरासान योजना जो है ये की, लेकिन ये इसकी योजनाएं क्या हो गई, ये विफल हो गई। ठीक, अगली जो इसकी योजना थी वो क्या थी, वो थी कुमाऊं यानी कराचिल अभियान। इसका क्या उद्देश्य था, हिमालय क्षेत्र में चीनी प्रभाव को रोकना। ठीक है, अभियान कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्रों में चलाया गया, सेना दुर्गम क्षेत्रों में फंस गई। देखिए ये जो पहाड़ी क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों में जब ये अभियान चलाया गया तो इसके इतने सैनिक जो इसके सेना थे वो उन पहाड़ी क्षेत्रों में फंस कर रह गए, और परिणाम क्या हुआ, ये हुआ कि 10,000 सैनिकों में से केवल 10 सैनिक ही वापस लौट सके, बाकी इसकी सेना जो है उन्हीं पहाड़ी दुर्गम रास्तों में मर गई, और इसका ये अभियान भी जो है वो असफल सिद्ध साबित हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं हम इसके कृषि सुधार को लेकर। तो इसका एक मुख्य जो कदम था वो क्या था, वो कृषि में सुधार करने को लेकर था कि कृषि में किस तरीके से सुधार किया जाए। ठीक है, दोआब के क्षेत्र में कृषि सुधार को इसने लागू किया। किसानों को ऋण, बीज और पशु उपलब्ध कराने का इसका मुख्य प्रयास था। तो इसने किसानों को ऋण देने के लिए एक विभाग बनाया जिसका नाम था दीवाने आमिर कोही। ये एक कृषि विभाग इसने जो है स्थापित किया। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है दीवाने आमिर कोही क्या था, ये कृषि विभाग था। ये क्या था, एक कृषि विभाग था, और इसको लागू करने वाला जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक था, यानी MBT, मोहम्मद बिन तुगलक एक शासक था दिल्ली का जिसने दीवाने आमिर कोही नामक विभाग की स्थापना की। कृषि क्षेत्रों को विकास खंडों में विभाजित किया गया। ठीक है, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ, देखिए इसने दीवाने आमिर कोही की स्थापना तो की, ठीक है, और इसकी स्थापना के लिए इसने किसानों को ऋण भी उपलब्ध कराने का जो है प्रयास किया, परंतु इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि अकाल और भ्रष्टाचार एवं अधिकारियों की अनुभवहीनता के कारण ये योजना फेल हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ कि अकाल पड़ गया, भ्रष्टाचार हुआ, क्योंकि जो इसके अधिकारी थे, जो इसके मेन अधिकारी थे, जो दीवाने आमिर कोही विभाग से जुड़े हुए थे, उनमें भ्रष्टाचार और अनुभवहीनता की वजह से ये योजना पूरी तरीके से फेल हो गई। ठीक है, और किसानों को खेती बाड़ी छोड़कर जो है किसी दूसरे कार्य में लगना पड़ा। ठीक है, और एक इसका मुख्य कारण था मंगोल आक्रमण का। मंगोल जो है वो लगातार दिल्ली सल्तनत पे लगातार जो है आक्रमण कर रहे थे, तो एक सबसे बड़ा कारण ये भी था इस योजना के फेल होने का। ठीक, आगे देखिए 1333 में इब्न बतूता भारत आया। अभी हमने इब्न बतूता के भारत में आने की बात की थी, तो इसका जो टाइम पीरियड है साल 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आता है, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में मंगोल आक्रमण हुए। इस मंगोल आक्रमण के बारे में भी इब्न बतूता अपनी किताब में बताता है। उसने मंगोलों को पराजित कर कुछ समय तक सिंध से पेशावर पर अपना प्रभाव बनाए रखा। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोलों को पराजित किया और उसने सिंध तथा पेशावर तक अपना प्रभाव जो है बनाए रखा। आगे अगर हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का पतन और इसका विघटन,
ठीक है। तो देखिए दिल्ली सल्तनत का के बारे में मैंने जैसे अभी आपको ऊपर वीडियो में बताया था कि इसके टाइम पीरियड में जो है विद्रोह हो जाते हैं इसके सूबों में, है ना, जिसकी वजह से ये काफी परेशान रहता है, उन विद्रोहों को ये रोकने में असफल साबित होता है। तो विद्रोह क्या थे, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के उत्तरार्ध में विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह हुए, जैसे बंगाल में, माबर तमिलनाडु में, वरांगल में, कंपली कर्नाटक में, बंगाल, अवध, गुजरात और सिंध, ये जितने भी क्षेत्र थे यहाँ पर, ये सभी मोहम्मद बिन तुगलक के कंट्रोल में थे, उसके नियंत्रण में आते थे। परंतु इनमें इतने जबरदस्त विद्रोह हो गए कि जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक जो है परेशान रहने लगा। ठीक है। और एक सबसे बड़ी और घटना ये घटती है कि इन्हीं विद्रोह के दौरान ही एक और साम्राज्य की स्थापना होती है जिसको हम बोलते हैं बमानी साम्राज्य। ठीक है। साल 1347 ईस्वी में ये बमानी साम्राज्य की स्थापना होती है। हसन गंगू यानी अलाउद्दीन बमन शाह के नेतृत्व में दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना होती है जिसे बमानी साम्राज्य बोला जाता है। और इसकी स्थापना करने वाला जो व्यक्ति होता है ये होता है हसन गंगू यानी अलाउद्दीन बमन शाह। आगे चलकर यही बमानी साम्राज्य बनता है। ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम आगे बात करते हैं इसकी मृत्यु की, तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु है ये साल 1351 में हो जाती है। और इसकी मृत्यु जो है ये कहां पर, ये विद्रोह को दबाने के दौरान सिंध में हो जाती है ना। तो 1351 में जब इसकी मृत्यु होती है, देखिए इसके बारे में एक बार एक चीज और फेमस है कि जब दिल्ली में बहुत जबरदस्त अकाल पड़ जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली को छोड़ के 100 मील दूर दूर जो है स्वर्ण द्वारी नामक एक जगह पर जाकर अपना शिविर लगाता और कई समय तक, काफी समय तक वहां पर रहता है। तो अपने आप को बचाने के लिए भी ये दिल्ली से दूर हो जाता है ना, क्योंकि दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में अकाल पड़ जाता है और अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए इसे दिल्ली को छोड़कर वहां से दिल्ली से 100 मील दूर स्वर्ण द्वारी नामक एक जगह पर ये अपना शिविर लगाता है और काफी समय तक वहां रहता है। ठीक है। तो 1351 में आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि 1351 में जो है किसकी मृत्यु होती है, या मोहम्मद बिन तुगलक की किस वर्ष मृत्यु होती है। ये 1351 में होती है, सिंध। ठीक है। थट्टा नामक एक जगह होती है सिंध में, थट्टा नामक एक जगह जहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो इसकी मृत्यु के बाद इसके चाचा का बेटा यानी इसका भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है। तो यहां तक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने आपको बताया। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से सवाल बनते हैं। तो आगे अगर हम कुछ और वन लाइनर्स के बारे में बात करते हैं, तो देखिए जैसे जोना खां किसकी उपाधि थी, ये मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि थी। इसका शासन पीरियड 1325 से 1351 था। राजधानी का परिवर्तन से दिल्ली से कहा किया, दौलताबाद किया। प्रतीक मुद्रा के रूप में कौन से सिक्के चलाए, कांसे के सिक्के चलाए। कृषि विभाग से जुड़ा हुआ विभाग कौन सा था, दीवाने आमिर कोही विभाग था। और इसके टाइम पीरियड में कौन सी यात्री आया था, इब्न बतूता, साल 1333 में। और इब्न बतूता को ही इसने काजी के पद पर भी नियुक्त किया था, साल 1342 में। ठीक है। इब्न बतूता को 1342 में काजी के पद पर भी नियुक्त किया था और इसने इब्न बतूता को एक दूत बनाकर चाइना भी भेजा था। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने का इसने प्रयास किया। इसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सती सिस्टम को रोकने की कोशिश की। इसी के टाइम पीरियड में बमानी साम्राज्य की स्थापना होती है और इसकी जो मृत्यु होती है वो सिंध में 1351 में थट्टा नामक एक जगह पर हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद इसका जो उत्तराधिकारी होता है फिरोज शाह तुगलक होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक पर एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था, तो इसका मूल नाम था जोना खान। ठीक है। आगे हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये किस वंश का था, ये तुगलक वंश का था। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर कब बैठा, तो ये गद्दी पर बैठता है साल 1325 के अंदर। आगे, मोहम्मद बिन तुगलक के पिता कौन थे, तो इसके पिता थे गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है। आगे कहता है भारत आने वाले प्रसिद्ध मोरक्को यात्री कौन थे, तो उनका नाम था इब्न बतूता। जो मोरक्को से आने वाला यात्री था इब्न बतूता। ठीक है। ये मोरक्को का यात्री था। और इब्न बतूता भारत कब आता है, इब्न बतूता भारत आता है 1333 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित करी, इसने दिल्ली से देवगिरी राजधानी को स्थानांतरित किया और देवगिरी का नाम इसने दौलताबाद रखा जो महाराष्ट्र में था। ठीक। आगे देखिए यहाँ पर पूछा गया देवगिरी का नया नाम क्या रखा गया, देवगिरी का नया नाम रखा गया दौलताबाद। नेक्स्ट, राजधानी परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य क्या था, दक्षिण भारत पर नियंत्रण करना राजधानी का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट कहता है प्रतीक मुद्रा किस धातु की थी, तो ये तांबे या कांस्य धातु की थी प्रतीक मुद्रा।
प्रतीक मुद्रा जो योजना थी ये क्यों असफल हो गई? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो था कि जो प्रतीक मुद्रा थी उसी के नकली सिक्के जो है वो बाजार में चलने लगे थे, लोगों ने नकली सिक्कों को ढालना शुरू कर दिया था। तो प्रतीक मुद्रा का सफल प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वो शासक थे चीन के कुबलई खान, जिन्होंने प्रतीक मुद्रा का सही और सफल प्रयोग किया। दीवाने आमिर कोही किससे संबंधित है? ये कृषि विभाग से संबंधित है, दीवाने आमिर कोही। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक की कृषि योजना जो मुख्यतः किस क्षेत्र में लागू हुई? तो ये दोआब क्षेत्र में लागू हुई। ठीक है, दोआब। आगे क्वेश्चन नंबर 15, कराचिल अभियान किस क्षेत्र से संबंधित है? कराचिल अभियान जो है ये हिमालय क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट, खुरासान योजना किस उद्देश्य से बनाई गई थी? खुरासान योजना जो थी ये विदेशी विजय से के लिए जो है ये योजना बनाई गई थी। प्रश्न नंबर 17, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ग का प्रभाव समाप्त करने का प्रयास किया? तो इन्होंने उलेमा वर्ग के प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। मोहम्मद बिन तुगलक किस प्रकार के राज्य की स्थापना करने का प्रयास उसने किया? तो वो है धर्मनिरपेक्ष राज्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 19, सती प्रथा को रोकने का प्रयास किस शासक ने किया? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न नंबर 20, मोहम्मद बिन तुगलक की जो है मृत्यु कहाँ हुई? इसकी मृत्यु होती है सिंध में, और मृत्यु कब होती है इसकी? साल 1351 में सिंध में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, आगे मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब होती है? अभी इसका जवाब मैंने आपको बताया, साल 1351 में। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बना? इसका भाई यानी फिरोज शाह तुगलक इसकी मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान बना। बमानी साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। विरोधाभासों का मिश्रण किसे कहा जाता है? विरोधाभासों का मिश्रण बोला जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, आगे राजधानी परिवर्तन प्रतीक योजना खुरासान योजना कराचिल अभियान किस शासक से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी इन योजनाओं को अगर सीरियल तरीके से, इन्हें क्रमबद्ध तरीके से याद करना है तो देखिए ये इनका एक ट्रिक है। ठीक है, र प खु और क, यानी रा से क्या हो गया? राजधानी परिवर्तन, प्र से क्या हो गया? प्रतीक मुद्रा, खु से क्या हो गया? खुरासान योजना, और क से क्या हो गया? कराचिल अभियान। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन ट्रिक के माध्यम से इसकी योजनाओं को जो है याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और दूसरे साथियों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू।